ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यहां से सवाल आया था नीट 2024 में, मतलब इस बार वाले नीट में, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन यही था मेरे सेट में। 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है बायोलॉजी, उसमें पहला सवाल यहीं से आया था। देखो बता रहे सवाल क्या था। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को पढ़ने से पहले हमको ट्रांसक्रिप्शन क्लियर होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो हम एक बार साइड में तुमको ट्रांसक्रिप्शन का मतलब एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि क्लियर हो बात। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता था बाबू? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता था, कोई बताएगा? कॉपिंग ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन। डीएनए का इंफॉर्मेशन को क्या करना है हम लोग को? कॉपी करना है, क्योंकि हमको पता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। तो हम क्या कर रहे हैं? डीएनए के इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं बाबू? कॉपी कर रहे हैं। किस में कॉपी करते हैं? इन फॉर्म ऑफ आरएनए। आरएनए के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं। इसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कह रहे थे? ट्रांसक्रिप्शन। और हमको क्या पता है कि ट्रांसक्रिप्शन जितना डीएनए के पार्ट के हम लोग करते हैं, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को ही डिटेल में पढ़ने वाले। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन अकर इन इंडिपेंडेंट यूनिट। मतलब एक दूसरे से डिपेंड नहीं होता है, अपना अलग अलग काम करता है। इंडिपेंडेंट यूनिट, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट में होता है, और उसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो डीएनए के एक इंडिपेंडेंट यूनिट में होता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मैं बनाकर दिखाता हूँ। ये है हमारा बाबू डीएनए। ये क्या है? डीएनए। यहाँ अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख रहे हैं, तो यहाँ हमको क्या लिखना होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये बात तो एकदम सीख चुके हो तुम लोग, है ना। जब भी डीएनए बनाएंगे तो एंटी पैरेलल। अच्छा, बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमारे पास होता है एक स्ट्रक्चर, और यहाँ पे होता है एक स्ट्रक्चर। इसे हम लोग कहते हैं प्रोमोटर। इसे क्या कहते हैं बाबू? प्रोमोटर कहते हैं। क्लियर है? और इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटर। इसे क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। इसे हम लोग कहते हैं प्रोमोटर, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटर। और बीच में जो आपका बचा, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते हैं बाबू? स्ट्रक्चरल जीन। और सवाल जो हम बात कर रहे थे, सवाल यही आया था कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास 3 चीज देखने को मिलता है। कितना चीज देखने को मिलता है? 3 चीज देखने को मिलता है। पहला हमको क्या दिख रहा है बाबू? देख के बताओ। प्रोमोटर दिख रहा है ना। दूसरा हमको क्या दिख रहा है? टर्मिनेटर दिख रहा है। टर्मिनेटर दिख रहा है। और तीसरा हमको क्या दिख रहा है? स्ट्रक्चरल जीन। ये जो आरएनए बनता है हमारा, वो इसी स्ट्रक्चरल जीन का बनता है। आरएनए जो बनता है हमारा, इसी स्ट्रक्चरल जीन का बनता है। मतलब यही इतना पार्ट जो है ना, वो क्या, यही इतना डीएनए का पार्ट जो है वो काम करता है और आरएनए बनाता है। क्लियर है ये बात? स्ट्रक्चरल जीन का बनता है। अच्छा, याद क्या रखना है तुमको? मान लो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस लिख दिया A T G C T, ये मैंने सीक्वेंस लिख दिया, ठीक है। तो इसके अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा T, और क्या हो जाएगा? A। G के अपोजिट क्या होगा? C। C के अपोजिट G, और T के अपोजिट A। ये हमारा डीएनए का स्टैंड है। किसका स्टैंड है? डीएनए का धागा, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है बाबू? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए का टोटल कितना स्टैंड होता है? कौन बच्चा बताएगा? 2 स्टैंड होता है। डीएनए का कितना स्टैंड होता है? 2 स्टैंड। अब होता क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा एक स्टैंड जो है वो क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो तुम्हारा स्टैंड है ना, ये क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। देखो कैसे, ये यहां से ए का ए हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा? टी के जगह पे यू, क्योंकि आरएनए है। जी का जी हो जाएगा, सी का सी हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा? वापस से यू हो जाएगा। तो ये जो आरएनए हमारे पास बन के आता है बाबू, हमारे पास जो आरएनए बन के आता है, डीएनए से आरएनए बनता है, हमको पता है ना।
ये जो डीएनए से हमको आरएनए बन के आता है वो सिमिलर होता है इस स्टैंड से। सिमिलर किससे होता है? इस स्टैंड से। और कॉम्प्लीमेंट्री होता है इस स्टैंड से। मतलब ये स्टैंड आपस में अपोजिट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। और ये स्टैंड जो है आपस में सिमिलर है। तो आरएनए जिस स्टैंड से सिमिलर होता है उस स्टैंड को हम लोग कोडिंग स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? कोडिंग स्टैंड। फिर से कह देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं एक बार, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि आरएनए जो है हमारा, आरएनए जो बनता है हमारा, वो जिस स्ट्रैंड से सिमिलर होता है, जिस स्ट्रैंड से क्या होता है? सिमिलर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। क्लियर है? आरएनए जिस स्ट्रैंड से सिमिलर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड। और जिस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि जिस स्ट्रैंड का अपोजिट होता है, उसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं बाबू? टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्टैंड। तो हमारे पास दो स्टैंड में क्या क्या आया? हमारे पास दो स्टैंड में आया, एक आया कोडिंग स्टैंड, एक आया क्या बाबू? कोडिंग स्टैंड। और एक क्या आ गया बाबू, बता दो? कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। जो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? टेम्पलेट कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? टेम्पलेट स्टैंड कह रहे हैं। क्लियर है बात? जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो इसके अपोजिट है ना, जो इसके अपोजिट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बाबू? टेम्पलेट स्टैंड कह रहे हैं। और जो इसके सिमिलर है, जो इसके सिमिलर है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड किसे कह रहे हैं? जो कि बाबू क्या है? सिमिलर है। किससे सिमिलर है बताओ? सिमिलर है किससे? सिमिलर टू आरएनए। आरएनए से जो सिमिलर है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कोडिंग स्टैंड। और आरएनए से जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? टेम्पलेट स्टैंड। क्लियर है? और टेम्पलेट स्टैंड जो है वो हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर है यहां तक? तो एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास क्या क्या होता है? प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, और साथ ही साथ टर्मिनेटर होता है। स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन जो है वो डीएनए है। डीएनए में कितना स्टैंड होता है? दो स्टैंड होता है। एक होता है हमारा कोडिंग स्टैंड, एक होता है टेम्पलेट स्टैंड, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कह रहे हैं। ठीक है? जो कि क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा? कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए। आरएनए के क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन क्लियर है कि कॉपिंग ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ आरएनए। डीएनए की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना आरएनए के फॉर्म में क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बात को समझना। यहां पे मान लो, इधर ही बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक डीएनए है, 5 प्राइम टू, यहां 5 प्राइम लिखते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है? और यहां पे हमारे पास क्या होता है बाबू? इसका नाम बताओ क्या होता है? प्रमोटर। ठीक है? और यहां पे हमारे पास क्या होता है? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। क्लियर है बात? यहां पे हमारे पास क्या होता है? प्रमोटर होता है। और यहां पे हमारे पास क्या होता है? टर्मिनेटर। और जो आरएनए सिंथेसिस है, मतलब आरएनए जो है वो यहां से बनना शुरू होता है। आरएनए बनना यहां से शुरू होता है, प्रमोटर के बाद से। ठीक है? तो इसलिए प्रमोटर को हम लोग क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अपस्ट्रीम कहते हैं। और ये बनते हुए जाता है इधर नीचे की तरफ, तो इसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। तो तुमसे अगर पूछेगा कि प्रमोटर जो है वो क्या है, और याद रखना प्रमोटर जो है वो किससे जुड़ा होता है? इस स्टैंड को हम लोग क्या कहते हैं? इस स्टैंड को हम लोग क्या कहते हैं? देखो, देखने में लग रहा है कि ये दोनों से जुड़ा हुआ है। प्रमोटर देखने में क्या लग रहा है? दोनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन बाय कन्वेंशन, एनसीईआरटी कहता है बाय कन्वेंशन, ऐसा हम लोग मानते हैं कि प्रमोटर जो है वो किससे जुड़ा होता है? कोडिंग स्टैंड से जुड़ा होता है। कोडिंग स्टैंड से जुड़ा होता है, ऐसा मानते हैं। देखने में क्या लग रहा है? देखो, मेरे बात को गौर से सुनो। देखने में हमको क्या लग रहा है? देख के बताओ कि दोनों स्टैंड से जुड़ा हुआ है प्रमोटर, है ना। दोनों स्टैंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? बाय कन्वेंशन हम मानते हैं कि जो प्रमोटर है हमारा वो किससे जुड़ा होता है बाबू? जो प्रमोटर है हमारा वो किससे जुड़ा होता है? कोडिंग स्टैंड से जुड़ा होता है। क्लियर? प्रमोटर जो है वो किससे जुड़ा होता है? कोडिंग स्टैंड से। अभी एक और बात बताएंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं कि प्रोमोटर जो है हमारा बाबू, प्रोमोटर जो है हमारा वो अटैच होता है, अटैच विथ कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड 5 डैश एंड अपस्ट्रीम। क्या ये जो लाइन लिखा है ये लाइन सही है या गलत है?
प्रोमोटर जो है हमारा वो किससे अटैच है बाबू? कोडिंग स्टैंड से अटैच है। किससे अटैच है? कोडिंग स्टैंड से अटैच है। और किस एंड पे है बाबू? 5' एंड पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? अपस्ट्रीम। तो इसीलिए कह रहे कि प्रोमोटर जो है वो अटैच है कोडिंग स्टैंड से 5' एंड ऑफ अपस्ट्रीम। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस पूछा जाता है कि प्रोमोटर का जो है डायरेक्शन वो क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो अटैच विद कोडिंग स्टैंड, ये किससे अटैच होता है? कोडिंग स्टैंड से अटैच होता है। और 5' एंड अपस्ट्रीम, याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अगर टर्मिनेटर की, तो टर्मिनेटर में क्या लिखोगे? टर्मिनेटर जो है वो भी क्या होता है? अटैच होता है, अटैच विथ कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड। लेकिन ये कहां पे अटैच है? कोडिंग स्टैंड के 3' पे, है ना बाबू? तो क्या लिखेंगे? 3' एंड। अब बताओ यहाँ पे अपस्ट्रीम लिखे या डाउन स्ट्रीम लिखे? डाउन स्ट्रीम। क्या लिखाएगा? डाउन स्ट्रीम। समझ में आ रहा है? इधर देखो, इधर देखो, टर्मिनेटर जो है वो अटैच होता है किससे? कोडिंग स्टैंड से 3' एंड डाउन स्ट्रीम पे। क्लियर है यहाँ तक? और प्रमोटर जो है वो अटैच होता है कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे। और यह कहाँ होता है बाबू? अप स्ट्रीम। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है, एनसीईआरटी क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट बात था, हम बोले ना आगे एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि मान लो हमारे पास ये एक डीएनए का स्टैंड है, ठीक है, यहाँ 5' लिख रहे हैं और यहाँ 3' और यहाँ हम लिख रहे हैं 3' और यहाँ 5'। क्लियर है ये बात? और एक डीएनए का स्टैंड हमारे पास यहाँ 5' लिख दिया, 3' लिख दिया, 3' लिख दिया और 5' लिख दिया। क्लियर है बात? और यहाँ पे जो प्रमोटर है वो यहाँ प्रेजेंट है, प्रोमोटर जो है यहाँ प्रेजेंट है। तो प्रोमोटर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है बाबू? यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये 5' एंड पे प्रेजेंट है। किस पे प्रेजेंट है? 5' एंड पे प्रेजेंट है। इस वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस स्टैंड को, इस वजह से हम लोग क्या कह देते हैं? कोडिंग स्टैंड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोडिंग स्टैंड कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? और जब यही प्रमोटर, एनसीईआरटी कहता है कि जब यही प्रमोटर अगर कहीं और लग जाए, जैसे मान लो यहां लग जाए, तो इस बार जो कोडिंग स्टैंड है ना, देखो प्रोमोटर जो है वो हमेशा कौन से एंड पे प्रेजेंट होगा? 5' पे। तो इस बार जो कोडिंग स्टैंड है वो तुम्हारा बन जाएगा ये। देखो मेरे बात को गौर से सुनो, यहाँ पे प्रोमोटर जो है वो कौन से एंड पे प्रेजेंट होता है? 5' एंड पे। तो 5' एंड जो है वो इसके 5' एंड पे, इसके 5', ये वाला जो स्टैंड है ना हमारा, इस स्टैंड के 5' एंड पे हमारे पास प्रोमोटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? प्रोमोटर। इस वजह से इस स्टैंड का नाम क्या रखा है? कोडिंग स्टैंड रखा है। लेकिन अगर यही प्रमोटर उठ के यहाँ पे आ जाए, दूसरे स्टैंड के यहाँ पे आ जाए ना, यहाँ पे रहता है जनरली, यहाँ पे चला जाए, तो जो कोडिंग स्टैंड है वो बदल के कौन सा हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा। कोडिंग स्टैंड जो है वो कौन हो जाएगा? ऊपर वाला हो जाएगा, क्योंकि 5' एंड जो है वो किसके 5' एंड के पास प्रोमोटर प्रेजेंट है? ऊपर वाले स्टैंड के ऊपर प्रेजेंट है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोडिंग स्टैंड। तो कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड कौन होगा? ये डिसाइड करता है प्रोमोटर। कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर डिसाइड करता है कि प्रोमोटर जो है वो कहां प्रेजेंट है, कहां प्रेजेंट है। ये डिफाइन होता है कि कौन कोडिंग स्टैंड होगा और कौन टेम्पलेट स्टैंड होगा। फिर से समझोगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास प्रोमोटर जो है वो 5' एंड पे होता है। ठीक है, इस स्टैंड पे जो प्रमोटर है वो 5' एंड पे है। इस वजह से इस स्टैंड को हमने क्या कहा है? कोडिंग स्टैंड का। और यहाँ पे जो हमारा प्रमोटर है वो इस स्टैंड के, ये वाला जो स्टैंड दिख रहा है, ये वाला स्टैंड, इस स्टैंड के 5' एंड पे, इस वजह से इसको हमने क्या कहा? कोडिंग स्टैंड। तो प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर जो है वो, प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर जो है हम क्या लिखेंगे? एक पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ये लिखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर, यानी कि प्रोमोटर का जगह, प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर डिफाइन करता है, डिफाइन करता है किसको बाबू? डिफाइन करता है ये कोडिंग एंड टेम्पलेट स्टैंड को, कि कौन जो है कोडिंग स्टैंड होगा और कौन जो है टेम्पलेट स्टैंड होगा। ये कौन डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है तुम्हारा प्रोमोटर का पोजीशन। प्रोमोटर का क्या? पोजीशन। प्रोमोटर जो है वो कहां पे प्रेजेंट है, ये डिफाइन करेगा कि कौन कोडिंग स्टैंड होगा और कौन टेम्पलेट स्टैंड होगा। अगर प्रोमोटर का पोजीशन चेंज होगा तो कोडिंग स्टैंड बदल जाएगा। क्लियर है? तो बस याद रखना तुमको यही पॉइंट यहाँ पे, कि प्रमोटर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन कोडिंग स्टैंड होगा, कौन टेम्पलेट स्टैंड होगा। जिस कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे, जिस कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे तुम्हारा प्रमोटर रहेगा वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? कोडिंग स्टैंड। मतलब डीएनए की जिस स्टैंड पे प्रमोटर रहेगा 5' एंड पे, वही क्या कहलाएगा? कोडिंग स्टैंड कहलाएगा।
डीएनए के 5' एंड पे, जहां पे डीएनए के 5' एंड पे, मतलब डीएनए का 2 स्टैंड है, जिस स्टैंड के 5' एंड पे प्रमोटर रहेगा वो कहलाएगा कोडिंग स्टैंड। क्या कहलाएगा? कोडिंग स्टैंड। क्लियर है बस? और 2 स्टैंड होता है, एक होता है कोडिंग स्टैंड, एक टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, और जो तुम्हारा इधर प्रमोटर और इधर टर्मिनेटर, और बीच में हमारे पास क्या होता है? स्ट्रक्चर जीन। प्रमोटर और टर्मिनेटर और स्ट्रक्चर जीन, ये तीनों मिलकर क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत? एक बार रिपीट कर दे रहे हैं ना, देखो रिपीट कर रहे हैं तुम आराम से। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, इससे पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन क्लियर होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने ये बताया कि कॉपिंग ऑफ डीएनए इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ आरएनए, आरएनए के फॉर्म में डीएनए के इंफॉर्मेशन को कॉपी करना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और सेंट्रल डोग्मा जो होता है, एक टॉपिक पढ़ा था हम लोग सेंट्रल डोग्मा, वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि डीएनए से आरएनए के बनने को, डीएनए से आरएनए के बनने को भी हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर है? बस डीएनए से आरएनए के बनने को भी हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ऊपर बात किया, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता है इंडिपेंडेंट यूनिट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। मतलब डीएनए के जिस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कह रहे हैं। क्लियर है? बस। और उसके बाद हमने देखा कि उसमें 3 चीज हमको देखने को मिलता है, एक होता है हमारे पास प्रोमोटर, एक होता है टर्मिनेटर, और एक क्या होता है? स्ट्रक्चर जीन। स्ट्रक्चर जीन ही हमारा क्या है? डीएनए है, और डीएनए है तो इसमें कितना स्टैंड होगा? 2 स्टैंड होगा। एक होगा हमारा कोडिंग स्टैंड और एक होगा हमारे पास टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा आरएनए के, और कोडिंग स्टैंड जो होगा वो सिमिलर होगा आरएनए के। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने बात किया कि यहाँ पे हमारे पास प्रोमोटर की तरफ हमारे पास अपस्ट्रीम होता है, और उधर की तरफ हमारे पास क्या होता है? डाउन स्ट्रीम होता है। क्लियर है? और हमने लिखा कि प्रमोटर जो है वो अटैच होता है कोडिंग स्टैंड से, लेकिन कौन से एंड पे बाबू? 5' एंड पे, और 5' एंड पे किसके? अप स्ट्रीम के। और टर्मिनेटर में हमने जाना कि ये अटैच होता है कोडिंग स्टैंड से, और कौन से एंड पे बाबू? तो 3' एंड पे, लेकिन स्ट्रीम कौन सा होगा? डाउन स्ट्रीम। क्लियर है यहाँ तक? फिर हमने बात किया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि यहाँ पे हम 2 अगर डीएनए अलग अलग लेते हैं और प्रोमोटर का पोजीशन चेंज करते हैं तो कोडिंग स्टैंड बदल जाएगा। प्रमोटर का अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं तो कोडिंग स्टैंड बदल जाएगा। इस केस में कोडिंग स्टैंड ये है और इस केस में कोडिंग स्टैंड ये है। तो कोडिंग स्टैंड जो है वो उसका पोजीशन कौन बदल रहा है? प्रमोटर बदल रहा है। कौन बदल रहा है? प्रमोटर बदल रहा है। इस वजह से मैंने क्या लिख दिया बाबू? इस वजह से मैंने लिख दिया कि प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर, यानी कि प्रमोटर का प्रेजेंस होना, कहां पे प्रेजेंस है, ये डिफाइन करता है कि कौन कोडिंग है और कौन टेम्पलेट है। क्लियर? कौन कोडिंग है और कौन टेम्पलेट है। यहां तक कोई दिक्कत? अगर तुमसे सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम में तो सिर्फ यही पूछेगा कि बताओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है किस किस के मिलने से बनता है? प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चर जीन। और प्रमोटर के बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है और टर्मिनेटर के बारे में भी थोड़ा सा पूछ सकता है कि प्रमोटर जो है वो क्या करता है और टर्मिनेटर क्या करता है। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में। जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे प्रमोटर क्या करता है और टर्मिनेटर क्या करता है। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे मूव करते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके बेसिक्स को पहले समझते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें हम लोग पहले बात करते हैं कुछ बेसिक्स। देखो हमारे पास एक एंजाइम होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कराता है, और उस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम जो है वो क्या कराता है बाबू? ट्रांसक्रिप्शन कराता है। अगर इसकी शक्ल की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से ये आपका आरएनए पॉलीमरेज दिखता है, इसका ये शक्ल है। ठीक है? और इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह का सब यूनिट्स होता है। मतलब कि बात को समझोगे, नॉर्मली हमारे पास जो एंजाइम होते हैं बाबू, नॉर्मली उसमें सिंगल प्रोटीन होता है। उसमें क्या होता है? सिंगल प्रोटीन होता है। लेकिन ये जो हमारे पास एंजाइम है इसमें मेनी प्रोटीन है। क्या है? मेनी प्रोटीन है, और कई सारे प्रोटीन होने के वजह से इसमें कई सारे सब यूनिट बन गए। क्या बन गया? सब यूनिट बन गया। इसलिए इस एंजाइम को हम लोग मल्टी सब यूनिट एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सब यूनिट एंजाइम। क्लियर है? बात रिपीट कर देते हैं एक बार कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन में जिस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या कराता है? हमारा ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ये बात क्लियर है? उसका शक्ल देखना जाए तो हमको कुछ इस तरह से उसका क्या दिखता है? शक्ल दिखता है।
ठीक है। और यहाँ पे हमको दिखता है कि यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्लियर। नॉर्मली एक एंजाइम में क्या होता है, सिंगल प्रोटीन होता है, लेकिन इसमें कई सारा प्रोटीन होता है, उसे हम लोग सब यूनिट कहते हैं। और दैट्स वाई इस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सब यूनिट एंजाइम। मतलब कि ये ऐसा एंजाइम है जो कि मल्टी सब यूनिट है। क्या यहाँ से सवाल आएगा? बहुत मुश्किल है कि यहाँ से सवाल आएगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपसे इसके सवाल पूछा जाए, क्योंकि ये डीप हो गया। बात आपको याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम हमको रिक्वायरमेंट होता है, मेन एंजाइम कौन है हमारा, आरएनए पॉलीमरेज है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास टेम्पलेट जो होता है, टेम्पलेट जो होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट जो होता है वो कौन होता है, टेम्पलेट का मतलब कि किससे कॉपी बनाते हैं हम लोग, वो कौन होता है बताओ। किससे कॉपी बनाते हैं हम लोग, मतलब आरएनए हम लोग किससे बनाते हैं, डीएनए से बनाते हैं। तो टेम्पलेट जो है वो हमारा क्या होगा, डीएनए होगा। अच्छा, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड से बनाते हैं कि किसी एक स्ट्रैंड से बनाते हैं, एक स्ट्रैंड से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डीएनए का वन स्ट्रैंड, डीएनए का क्या बोलेंगे बाबू, वन स्ट्रैंड। क्लियर है। अच्छा, वहां पे याद हो अगर तो हमने सबस्ट्रेट का बात किया था कि सबस्ट्रेट होता है जो कि क्या करता है, प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और वहां पे जो सबस्ट्रेट था हमारे पास वो था डीएनटीपी, ये हमारे पास वहां पे सबस्ट्रेट था। ये डीएनटीपी का फुल फॉर्म पता है, डी से होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये हमको कहां पे चाहिए होता है बाबू, रेप्लिकेशन के दौरान चाहिए होता है। किसके दौरान चाहिए होता है, रेप्लिकेशन के दौरान चाहिए होता है। क्लियर है। अब हमको बताओ कि यहाँ पे हम लोग आरएनए बना रहे हैं, तो आरएनए में कौन सा शुगर होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है या राइबोज होता है, आरएनए में कौन सा शुगर होता है, पढ़ा रखे हैं, राइबोज होता है। कौन सा शुगर होता है, राइबोज। यहाँ पे हम लोग डीएनए बना रहे थे, इसलिए कौन सा शुगर का इस्तेमाल किया, डीऑक्सी राइबो का इस्तेमाल किया है ना, डीऑक्सी राइबोज का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, आरएनए बना रहे हैं, तो कौन सा शुगर का इस्तेमाल करेंगे, राइबोज का करेंगे। समझ आया बात, किसके इस्तेमाल करेंगे, राइबोज का। इस वजह से जो हमारा बाबू सबस्ट्रेट होगा वो कौन होगा, राइबोज, राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और उसमें भी क्या हो रहा था कि एक फॉस्फेट जो है वो आके जुड़ रहा था और दो फॉस्फेट जो है वो एनर्जी दे रहा था। इसमें भी क्या होता है कि एक फॉस्फेट आके जुड़ता है और दो फॉस्फेट एनर्जी देता है, प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब सवाल उठता है क्या यहाँ पे हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है क्या, हेलिकेज नाम का एंजाइम होता है, नहीं होता है। और हेलिकेज नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, हेलिकेज नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है हमको, बताओ, प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, पिछले क्लास में पढ़ा है सैटरडे को। ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं होती है। ट्रांसक्रिप्शन में प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रेप्लिकेशन में प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, रेप्लिकेशन में क्या चाहिए होता है, प्राइमर चाहिए। हम बताए थे ना कि ट्रांसक्रिप्शन में सारा काम आरएनए पॉलीमरेज खुद कर लेता है ना। तो हेलिकेज भी नहीं चाहिए, प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या ओकाज़की फ्रैगमेंट बनेगा, ओकाज़की फ्रैगमेंट बनेगा, तो ओकाज़की फ्रैगमेंट भी हमारा नहीं बनेगा। और ओकाज़की फ्रैगमेंट नहीं बनेगा तो हमको सेलिंग वूलिंग करने का जरूरत नहीं है, तो हमको डीएनए लाइगेज भी नहीं चाहिए, मतलब डीएनए लाइगेज एंजाइम भी नहीं चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शन में इन सब का कोई काम नहीं होता है, याद रखिएगा। ट्रांसक्रिप्शन में इन सब का कोई काम नहीं होता है, हेलिकेज का भी कोई काम नहीं है, प्राइमर का भी कोई काम नहीं है, ओकाज़की फ्रैगमेंट का भी कोई काम नहीं है, और डीएनए लाइगेज का भी कोई काम नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में। क्लियर है, ये बात को याद रखना है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बात करते हैं डायरेक्शन के ऊपर, किसके ऊपर बात करते हैं, डायरेक्शन। जैसे हमने देखा था कि रेप्लिकेशन जो है एक डायरेक्शन में होता है, और डायरेक्शन क्या था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, याद है ना, डायरेक्शन क्या था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और 3 प्राइम पे यानी कि 3 डैश में नया न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ता था। क्लियर है, तो डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन जो है ना वो भी सेम होता है। वो भी क्या होता है बाबू, 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। और जो नया न्यूक्लियोटाइड है, मान लो ये हमारे पास ढेर सारे क्या है बाबू, ये ढेर सारा क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। ये ढेर सारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो हमारे किस स्टैंड पे आके जुड़ेगा, 3 डैश पे आके जुड़ेगा। ये मान लो 3 डैश हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, 5 डैश। तो ये जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो आकर कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ते दिखा है ना। ये जो नया है वो कहाँ आके जुड़ेगा बाबू, इधर आके जुड़ेगा। क्लियर है। और इस तरह से जो है आरएनए
बनेगा। तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन क्या होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो आकर कहां जुड़ता है 3 प्राइम एंड पे जुड़ता है, एकदम सिमिलर टू रेप्लिकेशन। तो अगर तुमसे पूछ ले कि बताओ कौन ऐसा चीज है जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में सेम होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है वो हमारा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है सेम होता है। दोनों में हम लोग क्या करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करते हैं और 3 प्राइम पे नया न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं क्लियर है कि न्यूक्लियोटाइड लाके क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि बाबू आरएनए हो चाहे डीएनए हो दोनों न्यूक्लियोटाइड का ही चेन है, जिसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं, और वही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन सिंगल स्ट्रैंड और फिर डबल स्ट्रैंड बनता है और फिर डीएनए और आरएनए कहते हैं। क्लियर है, ये चीज एकदम शुरुआत में पढ़ा दिया गया था, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब हम लोग कुछ बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का कुछ बेसिक बात तुमको बता देते हैं, ठीक है। इससे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम यूकैरियोटिक सेल ले लेते हैं और उसके बाद यहां पे हम ले लेते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। इसका डीएनए कहां प्रेजेंट होगा बताओ? इसका डीएनए जो है वो कहां प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म। इसका जो डीएनए है वो कहां प्रेजेंट होगा बाबू? साइटोप्लाज्म। नहीं पढ़ते हो लेकिन बढ़िया से नहीं पढ़ते हो, इसलिए दिमाग में सही बात नहीं याद रहता है। लिखते 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 बार बार पढ़ते 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 बात याद रहता है, लेकिन दूसरा दूसरा नाम याद आ जाता है। नहीं बाबू देखो अभी समझो बात को। प्रोकैरियोटिक में जो है वो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में जो है तुम्हारा वो न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए जो डीएनए है वो कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। और उसके बाद क्या होगा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में इधर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से सवाल आ जाता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है जो डीएनए है वो कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में हमारे पास न्यूक्लियस होता है? बिल्कुल होता है ना। ये हमारा साइटोप्लाज्म हो गया और ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। और जो डीएनए है वो कहां प्रेजेंट होगा बाबू? डीएनए जो है वो यहाँ प्रेजेंट होगा और इस डीएनए से क्या बनेगा हमारे पास? आरएनए बनेगा। ये हमारा हो गया डीएनए और ये हमारा क्या हो गया? आरएनए। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनना होगा तो जो प्रोटीन है वो कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। प्रोटीन जो है वो कहां बनेगा बाबू? साइटोप्लाज्म में बनेगा। प्रोटीन जो है वो कहां बनेगा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। क्लियर है। डीएनए से आरएनए जो है वो कहां बनेगा? न्यूक्लियस में। और जो प्रोटीन है वो कहां बनेगा हमारा? साइटोप्लाज्म में बनेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहां होता है बाबू? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है? न्यूक्लियस में। लेकिन ट्रांसलेशन जो है वो कहां हो रहा है बताओ? ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना, वो कहां हो रहा है? ट्रांसलेशन जो है वो कहां होता है बाबू? ट्रांसलेशन जो है वो कहां होता है बताओ? ट्रांसलेशन जो है वो कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। देखो समझो फिर से, हमारे पास ये यूकैरियोटिक सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से आरएनए जो है वो कहां बनता है हमारे पास? न्यूक्लियस में। और प्रोटीन जो है वो कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में। तो जो तुम्हारा डीएनए से आरएनए बन रहा है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। और ट्रांसलेशन जो है वो कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। और प्रोटीन के बनने को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ट्रांसलेशन कहते हैं। समझ में बात? प्रोटीन के बनने के ही क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसलेशन कहते हैं। देखो तुमको अगर याद नहीं है तो एक बार हम लिख देते हैं साइड में। डीएनए से हमारे पास क्या बनता है? आरएनए बनता है ना, पढ़ाए थे। और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जो प्रोटीन बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन जो है वो कहां हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। देख लो डीएनए से आरएनए कहां बन रहा है? न्यूक्लियस में। और आरएनए से प्रोटीन जो है वो कहां बन रहा है तुम्हारा? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। तो आरएनए से प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में बन रहा है, दैट्स व्हाई ट्रांसलेशन जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा है और ट्रांसक्रिप्शन जो है न्यूक्लियस में हो रहा है। लेकिन ये कहानी कहां का है? ये कहानी है यूकैरियोटिक सेल का, मतलब हम लोग का कहानी। क्लियर है। किसका कहानी है? हम लोग का कहानी है, यूकैरियोटिक का। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो इसमें क्या होता है हमारे पास? साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस जैसा कोई चीज है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? साइटोप्लाज्म में क्या होता है? तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस तरह से तुम्हारा जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। इस तरह से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। मतलब कि यहाँ पे ये जो बना है ये पता है क्या है? आरएनए है। ये क्या है?
ये क्या है बाबू? आरएनए। यहाँ पे गौर से समझोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा बाबू? आरएनए। तो डीएनए से जो आरएनए बन रहा है वो कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। मतलब कि हम क्या लिखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहाँ हो रहा है बाबू? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि एक तरफ से आरएनए बनते जा रहा है और एक तरफ से प्रोटीनों बनते जा रहा है साथ ही साथ। ऐसे राइबोसोम क्या होता है? जुड़ते जाता है और प्रोटीन बनाते चलता है। राइबोसोम क्या है? सेल चैप्टर में हम लोग 11th में पढ़े थे कि राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। गौर से समझो, नहीं तो उड़ जाएगा। और इंपॉर्टेंट है, हम तुमको बता दे रहे हैं वो भी पॉइंट जो तुम भूल चुके हो। हम क्या कह रहे हैं कि डीएनए से आरएनए जो है वो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक में कहां बनता है? साइटोप्लाज्म में बनता है। क्लियर? लेकिन इसमें क्या होता है, देखो यहाँ आरएनए बन गया, फिर कुछ समय के बाद प्रोटीन बनता है। लेकिन इसमें आरएनए एक तरफ से बनते जा रहा है और एक तरफ से प्रोटीनों बनते जा रहा है। मतलब इधर से आरएनए कंप्लीट हुआ, अब वो आरएनए से प्रोटीन बनाते जा रहा है। तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको एक ऑर्गेनेल चाहिए होता है, राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कहां पढ़ा था? सेल चैप्टर में पढ़ा था, क्लास 11th में। कि राइबोसोम जो है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे हम आरएनए के टुकड़े पे क्या लगा दिया? राइबोसोम लगा दिया, जो कि हमको प्रोटीन बना के देगा। समझ में आया बात? जो कि हमको क्या बना के देगा? प्रोटीन बना के देगा। तो राइबोसोम जो है वो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, यानी कि आरएनए से प्रोटीन बनाता है। और इसमें क्या होता है कि एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन होते जाता है और एक तरफ से ट्रांसलेशन भी होते जाता है। ट्रांसलेशन यानी कि प्रोटीन का बनना, है ना? तो प्रोटीन भी बनते जाता है एक तरफ से तुम्हारा आरएनए भी बनते जाता है। जैसे ऐसे समझो, किचन में रोटी बनते जा रहा है, एक तरफ से बनते जा रहा है, एक तरफ से खाते जा रहे हैं। ठीक है, एक केस ये है। और एक केस ये कि किचन में रोटी बना, रखे ठंडा के, जाके फिर तुम्हारा जो क्या कहते हैं उसको, डाइनिंग टेबल है, वहां बैठ के फिर खाए। तो वो जो डाइनिंग टेबल वाला केस वो यहाँ है, मतलब कि थोड़ा देर के बाद जो खा रहे हैं वो यहाँ खा रहे हैं, लेकिन यहाँ बनते जा रहा है, खाते जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होते जा रहा है, फिर ट्रांसलेशन करते जा रहे हैं, आरएनए बनते जा रहा है, प्रोटीन बनाते जा रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं पता है? क्योंकि आरएनए अनस्टेबल होता है प्रोकैरियोट का, और ये तुरंत टूट जाएगा अगर नहीं बनाएंगे तो। इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्या करते हैं? बनाते चलते हैं। समझ आया बात? और ठंडा के दिन में मान लो कि रोटी है, तो ठंडा के दिन में हम लोग क्या करते हैं? किचन के पास बैठ जाते हैं और सट मारते जाते हैं ना, तो रोटी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। समझ में आया बात? तो इस तरह से तुम लिंक कर सकते हो। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ट्रांसलेशन भी कहाँ होता है? ट्रांसलेशन कहाँ होता है बताओ? ट्रांसलेशन कहाँ होता है बाबू? ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन का बनना, वो कहाँ हो रहा है? वो भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अरे न्यूक्लियस तो इसमें है ही नहीं है, न्यूक्लियस तो इसमें है ही नहीं है, तो न्यूक्लियस में कैसे होगा? तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी इधर देखो, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, transcription and translation are coupled in prokaryotes। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड होता है, यानी कि एक साथ होता है। क्लियर है? यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट को बस याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो प्रोकैरियोट में एक साथ होता है, लेकिन यूकैरियोट में नहीं। यूकैरियोट में आराम आराम से काम होता है। यहाँ भैया तट आरएनए भी बनते जाता है और पीछे से हम लोग प्रोटीन भी बनाते जाते हैं। इस वजह से कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड होता है। किसमें कपल्ड होता है बाबू? प्रोकैरियोट में, यानी कि साथ साथ होता है। ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो कपल्ड नहीं होता है। क्लियर है? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे दोनों चीज किसमें होगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं है। न्यूक्लियस है ही नहीं है, न्यूक्लियस रहता तो बात रहता। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है पूरा? कोई दिक्कत पूरे में नहीं है? ठीक है, तो और पढ़ाया जाए कि छोड़ दिया जाए यहाँ पे?